और वही शेरा और शेरनियो। तो भाई नीट का और जेई मेंस के लिए आपका सेकंड वीडियो हाजिर है। टॉपिक है डायमेंशंस। आज के वीडियो में हम टॉपिक्स जो हम यूज करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज मिलने वाली है, मेन टॉपिक है डायमेंशंस। और यहाँ मैंने आपके लिए वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर करंट तो होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो फिर ये बेसिक क्वांटिटी कैसे हुआ? ये तो भाई टाइम पे ही डिपेंड कर रहा है, तो फिर तो चार्ज बेसिक क्वांटिटी होना चाहिए ना। तो फिर व्हाई इज चार्ज नॉट बेसिक क्वांटिटी? इसका आंसर आपको वीडियो में अभी मिलेगा। डायमेंशंस रिलेटेड टू मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी मिलेंगी कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर, ये आपको अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करी जाएंगी। जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट डायमेंशंस याद हैं, मैं फिर भी उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इन दोनों पे एक बार जरूर फोकस करें, क्योंकि 11th क्लास में आपको सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है अच्छे से। डायमेंशन से रिलेटेड जो आपका टॉपिक होता है वो आपका मैकेनिक्स में ही होता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए वो वहां टारगेट करते जो पता है कि बच्चे का वीक रहेगा। तो बच्चे का वीक सेक्शन क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स की डायमेंशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डायमेंशन, जैसे कि परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर इसको तो हम पेपर में सॉल्व कर लेंगे, जाके कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम आपका वेस्ट होगा। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी जिससे कि आप, अगर आपको इंस्टेंटली पेपर में निकालनी भी पड़ जाए ना रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे फॉर्मूलाज यूज करेंगे, याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं याद हो रही तो ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि भाई जो पेपर में विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आपका आंसर निकाल देंगी। नाउ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ऐसी भी क्वांटिटीज फिजिक्स में बहुत है जो कि डायमेंशन लेस होती है, जिनके अंदर कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। इंपॉर्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ऐसे कौन से कांस्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशंस आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सॉरी, सेट ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी मैं पीछे जेई के जो है आपके जेई मेंस के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था, तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर जेई एंड नीट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू डील विद आर्ग्यूमेंट्स ऑफ वेरियस फंक्शंस, जो एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इस पे तो जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ भाई। तो भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, रेजिस्टेंस में रिलेशन, एल, सी और आर के मल्टीपल रिलेशंस, इसके बाद म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और सी का रिलेशन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना बन सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है ना थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं अपने पीवाईक्यूज, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेईई मेंस हो, आप खुद चेक करो जाके। आपको इन टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने यहां बोर्ड पे लिखे हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बेसिक डायमेंशन से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, बोर्ड को हमने अच्छे से गंदा कर लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। देखो यार, मेरे पास कोई साउंड प्रूफ स्टूडियो ऐसा कुछ सेटअप नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोगों के प्यार से वो भी जल्दी हो जाएगा। मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जिस जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ऐसा ही प्यार देते रहे तो ये भी सिस्टम हम जल्दी ही खड़ा कर देंगे। हो सकता है कि वीडियो के बीच में आपको गाड़ी के हॉर्न और भजन और गुरबानी और ये सब आपको बीच में सुनाई दे। सो प्लीज मेरे साथ जो है ना बियर करें इस चीज को, क्योंकि ये कोई कमरा साउंड प्रूफ नहीं है। और सुबह सुबह खाली सड़क पे लोग हॉर्न क्यों बजाते हैं ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, फिजिक्स ऐसी किसी बेवकूफ़ी की परमिशन नहीं देती खाली सड़क पे हॉर्न बजाने की। चलिए फिर भी, तो हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस का वीडियो। देखिए इधर। सबसे पहले डायमेंशंस जो है ये 7 बेसिक क्वांटिटीज की ही सिंबल्स है।
बेसिकली हर जो क्वांटिटी फिजिक्स में ऐसा ही सिस्टम के बाद जब ऐसा ही सिस्टम आया तो उन्होंने कहा कि भाई 7 बेसिक क्वांटिटीज रहेंगी, इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है 2 को हमने सप्लीमेंट्री का नाम दिया और बाकियों को हमने डिराइव्ड कह दिया। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का नाम दिया गया और उसके बाद जो है ना जो आपकी कोई भी और क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके अलावा और कोई भी क्वांटिटी जो थी ना उसको हमने डिराइव्ड कह दिया। ऐसा क्यों कहा गया? अगर हम आपकी फिजिक्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो डायमेंशंस जो है वो क्यों ली गई थी? क्योंकि सबसे पहला जो आपका सेक्शन आता था दैट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 क्वांटिटीज को चूज किया गया, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। ये तीनों ऐसी क्वांटिटीज थी जो कि और किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती थी। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम को मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया। तो जो आपका मैकेनिक्स है वो इन 3 क्वांटिटीज के ऊपर चलता है। ठीक है, इसके बाद बारी आई थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटीज को लिया गया वो थी टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो भाई डायमेंशंस के अंदर देखिए मैकेनिक्स को कवर करने के लिए ये 3 चीजें ली गई, थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया गया। अब बारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया करंट को। चलिए यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई चार्ज को बेसिक क्यों नहीं माना गया। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। देखिए जितनी भी क्वांटिटीज अभी तक हमने यहां पर बेसिक कंसीडर करी हैं और जो एक क्वांटिटी अभी मैं आगे और बेसिक कंसीडर करूंगा दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन सबको मेजर करने के लिए हमारे पास जो है ना बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मास को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं पेन बैलेंस से, लेंथ को मेजर कर सकते हैं स्केल से, टाइम को मेजर कर सकते हैं आप क्लॉक से, टेम्परेचर को थर्मामीटर से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास। करंट को मेजर कर चार्ज को मेजर करने का हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था क्योंकि करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो वैसे हिसाब से तो भाई चार्ज बनना चाहिए था बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन करंट को डायरेक्टली मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर होता है जिससे कि आप डायरेक्टली करंट की वैल्यू नोट कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए, चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए जो है हमने करंट इनटू टाइम करके इसको निकाला। तो करंट को हमने बेसिक क्वांटिटी माना है इसके अंदर। अब यहां पर देखते हैं दूसरी जो अच्छी ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये हमने कंसीडर किया बेसिक क्वांटिटीज में। तो भाई 7 बेसिक क्वांटिटीज आपकी हो गई। दीज आर मैकेनिकल डायमेंशंस, दीज आर थर्मोडायनेमिक डायमेंशंस, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायमेंशन एंड दिस इज ऑप्टिकल डायमेंशन। ठीक है, तो ये मास m, लेंथ l, t टाइम, केल्विन से टेम्परेचर, मोल से हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडिला CD इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, बेसिक डायमेंशंस। भाई क्यों इनको ऐसे क्लासिफाई किया ये मैंने आपको यहां पर इस बोर्ड पे अच्छे से समझा दिया। इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे डायग्राम, इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को नोट कर लीजिए। ठीक है, जिसमें कि आपको ये पता लग जाएगा कि भाई डायमेंशंस कितने तरह की होती हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
चलिए, बोर्ड अच्छे से गंदा हो चुका है। अब चलते हैं। जो बच्चे ड्रॉपर है, ठीक है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाना किसको पसंद नहीं है, बट लेकिन बच्चों का भी नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिन बच्चों को, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं और जो बेसिक ऑफ डायमेंशंस जानते हैं, वो डायमेंशंस रिलेटेड टू मैकेनिक्स को स्किप कर सकते हैं। अभी जो मैं डायमेंशंस रिलेटेड टू मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूँ, इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायमेंशंस के ऊपर जरूर ध्यान दें, ये बच्चों का वीक पॉइंट होता है और एनटीएस सबसे ज़्यादा यहीं पर हिट करता है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगी। स्किप करना चाहें तो इसको स्किप करके आप डायमेंशंस ऑफ थर्मोडायनेमिकल क्वालिटीज के ऊपर आ जाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहां पर हम उन बच्चों के लिए वीडियो भी बना रहे हैं जो कि पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। डायमेंशंस रिलेटेड टू मैकेनिक्स। देखिए, वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए, लेकिन बहुत वास्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती हैं। जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, जिनकी 11th छूट चुकी है, मतलब 11th भूल चुके हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि भाई इस वीडियो को आज के ही दिन में 3-4 बार रिवाइंड करके देख लें, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जिन बच्चों को, जो ड्रॉपर्स हैं और जो 11 से ही मेहनत कर रहे हैं नीट और जेईई के लिए, उनको ये डायमेंशंस आती होंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर हम बात करने वाले हैं मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता ही होगा, इट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, सबको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी के हिसाब से मास का तो हो गया m, और वेलोसिटी आपको पता होती है LT-1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1। तो मोमेंटम की डायमेंशन तो बहुत इजी थी। अब फोर्स क्या होता है? बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हालांकि पूरी तरह से गलत है, ठीक है। न्यूटन ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कहीं एक्सेलरेशन वर्ड तो आता ही नहीं। उसने ये कहा था फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अगर आप इसी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी m1 l1 और t-2, ठीक है। पहले वाले से इसका रिलेशन कैसे है वो मैं आपको बता दिया। मोमेंटम से हमने स्टार्ट किया, फोर्स को हमने क्या निकाला, मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपल्स। इंपल्स को याद रखने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसे ये कह सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं फोर्स इनटू टाइम। जैसा आपको सूट करे वैसा आप इसको कह सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको कहूंगा चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो है, बेसिकली मोमेंटम में से मोमेंटम को माइनस करोगे तो आंसर तो मोमेंटम ही आएगा ना, ठीक है। अगर 4 किलो घी में से 1 किलो घी निकालोगे तो घी ही तो बचेगा। 4 किलो घी में से 1 किलो घी निकालने पर 2 मीटर कपड़ा थोड़ी आ जाएगा, क्लियर। तो भाई मोमेंटम में से मोमेंटम माइनस करोगे तो आंसर तो मोमेंटम के बराबर ही रहेगा। सो दैट इज इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट यहां पे चलते हैं जल्दी से। वर्क थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। कुछ बच्चों को, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं या जो 11 से मेहनत कर रहे हैं, उनको ये आता होगा। सो वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर हम फोर्स को L से मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 L2 t-2, m1 L2 t-2। जल्दी से आगे चलेंगे। अब जो वर्क जो होता है, देखिए ध्यान से देखेंगे, वर्क जो होता है दैट ब्रिंग्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर होगा, और वर्क एनर्जी के भी बराबर होता है। आप वर्क करेंगे तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, अगेन m1 l2 t-2, किसी भी तरह की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कैसी भी एनर्जी हो, एनर्जी की जो डायमेंशंस होंगी वो हमेशा m1 l2 t-2 ही रहेंगी। आगे चलते हैं जल्दी से फटाफट से टॉर्क पे। टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। फिजिक्स में मोमेंट और ग्रेडियंट ये दो वर्ड का अलग एक मीनिंग होता है। ठीक है, मोमेंट क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसे हम मोमेंट कहते हैं। किसी भी चीज को अगर आप लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देने को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट, और लेंथ से डिवाइड कर देने को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो भाई मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स को आपने क्या करना है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं इस फोर्स को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा, अगेन m1 l2 एंड t-2। तो ये आपके पास टॉर्क के डायमेंशंस होगा। आई थिंक सबको यहां तक क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। बोर्ड को रब कर देते हैं, आगे चलते हैं, टैब की सेटिंग ठीक कर लेते हैं। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं पावर के बारे में। देखिए पावर जो है वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप कितनी जल्दी काम कर सकते हैं दैट इज योर पावर। आप कितनी जल्दी काम कर सकते हैं दैट इज योर पावर, और कितनी देर तक काम कर सकते हैं दैट इज योर एनर्जी। तो वर्क अपॉन टाइम यानी कि वर्क की जो डायमेंशन थी m1 l2 t-2, उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी m1 l2 t-3। ठीक है, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ पावर। इसके बाद जो मैंने आपकी नेक्स्ट जो यहाँ पे डायमेंशंस ली है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, एंगल अपॉन टाइम। एंगल अपॉन टाइम, कितने टाइम में आपने कितना एंगल कवर किया, एंगल की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो इट इज टी इनवर्स। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज टी इनवर्स। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन होती कहाँ पे है। तो भाई जब तुम अपने कमरे का पंखा ऑन करते हो ना, पंखा स्पीड पकड़ता है ऐसे गोल घूमने की। ठीक है, पहले एक चक्कर तो ऐसे लगाता है, फिर एक चक्कर ऐसे, फिर एक चक्कर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वो जो स्पीड पकड़ता है ना, उस स्पीड पकड़ने को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। जल्दी जल्दी एंगल कवर करता है। ठीक है, सो इट इज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी यहां पर ये कितना हो जाएगा, t-2। वो तो पहले t-1 थी, तो ये t-2 हो जाएगा। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं यहां पर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर mvr। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली mvr। क्लियर। तो यहां से आप इसकी डायमेंशन या इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। इससे पहले मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, रिलेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एंगुलर मोमेंटम को कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, ठीक है, एम के स्क्वायर, दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ गायरेशन तो एक तरह की लेंथ होगी ना, तो भाई यहां पर इसकी डायमेंशंस क्या बनेगी, m1 l⁻², ठीक है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया है तो अब एंगुलर मोमेंटम समझना बहुत आसान है। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि लीनियर मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर m1 l2 को मल्टीप्लाई करेंगे t-1 से तो आंसर विल बी m1 l2 t-1। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो कि आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। क्यों पूछी जा सकती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा रिलेशन आपका डी ब्रॉय इक्वेशन, प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सब से बन जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पर डायमेंशन रिलेटेड टू मैकेनिक्स जो इंपॉर्टेंट थी वो समझा दी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। इलेवेंथ क्लास में जो आपका एक टॉपिक आता है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, डायमेंशंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अंदर हम कुछ डायमेंशंस देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक दो डायमेंशंस आपकी जो है स्किप हो गई हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी इसको करता हूँ, बाद में कवर अप करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है प्रेशर। प्रेशर आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई अगर फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2 को एरिया की डायमेंशन से कर दोगे डिवाइड, तो आंसर आएगा m1 l-1 और t-2। इसके बाद आपका आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। तो भाई डायमेंशन भी सेम कॉपी होगी इसकी। नेक्स्ट कम्स आउट टू बी स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो तीन तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड देन शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन इज बेसिकली चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो कैसा भी स्ट्रेन हो, डायमेंशन से डायमेंशन तो कैंसिल ही हो जाएगी। इट इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो भाई कैसी भी डायमेंशन हो, डायमेंशन से डायमेंशन तो कैंसिल हो जाएगी, सो इट इज डायमेंशनलेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। अभी एक लिस्ट है पूरी मेरे पास जिसमें कि मैं ऐसी क्वांटिटीज लिखवाऊंगा कि जिसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं होती। ये तो उनमें से एक कोई एक क्वांटिटी है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके अंदर आपका यंग्स मॉडुलस भी आ गया, इसके अंदर आपका बल्क मॉडुलस भी आ गया, इसके अंदर आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सब कुछ आ गया इसके अंदर, शेयर मॉडुलस, वाई के, नीटा, सब कुछ आ गया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहे कोई भी हो, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे वो आपका बल्क मॉडुलस हो, चाहे वो आपका शेयर मॉडुलस हो, कैसा भी मॉडुलस हो, उसका फॉर्मूला हमेशा यही रहता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की डायमेंशन तो सेम वही थी प्रेशर वाली, और स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। तो भाई यहां पर भी जो आपकी डायमेंशन आएगी दैट इज m1 l-1 t-2, ये भी आपकी प्रेशर के ही बराबर रहेगी, ठीक है। तो भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसा भी हो, यंग्स मॉडुलस, देन योर बल्क मॉडुलस, देन योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कैसा भी हो, इसकी जो आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन है वो प्रेशर के बराबर ही रहेगी। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आगे चलेंगे, ध्यान से देखते हैं इसको।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये नाम से समझ में आ रहा है कि ये तो एक नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर, नाम से समझ में आ रहा है। इट इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, फिर चलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वैसे तो आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उससे आप इसको पेपर में 2 से 3 सेकंड में निकाल देंगे। ध्यान से सुनेंगे। एक स्कूल्स की एक चेन है जिसको हम डीएवी कहते हैं, दयानंद आर्य विद्यालय। बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा, बहुत से बच्चे पढ़ते भी होंगे डीएवी स्कूल्स में। मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, जब मैं बचपन में था डीएवी स्कूल्स में पढ़ा हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो भाई जो डीएवी स्कूल्स होते हैं, डी ए वी, ठीक है, इसके आगे लगा दो एफ, एफ डी ए वी, और 1 2 3 4 बीच में लगा दो डिवाइड। ठीक है, सबसे पहले क्या याद करना है? डीएवी। उसके बाद क्या याद करना है कि भाई एफ जो है आपका, एफ लगा दो इसके आगे, एफ डी ए वी हो जाएगा। तो एफ डी ए वी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया इंटू वेलोसिटी। आप इसको एफ डी ए वी से याद रखेंगे। अगर आप भूल जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस, क्योंकि ये ज्यादा यूज होते नहीं है, मेनली फोकस डायमेंशन कराते टाइम टीचर का मास, लेंथ और टाइम पे ही होता है, मतलब आपकी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन तक की यूनिट्स पे आपका ध्यान होता है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको करना है तो इसको एफ डी ए वी से याद कर लेंगे। तो अगर हम इसको एफ डी ए वी से याद कर लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, फोर्स की डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन, एरिया की, वेलोसिटी की, तो आंसर आएगा आपका m1 l-1 t-1। so this will be the dimension m1 l-1 t-1। ये सब मैंने आपके लिए निकाल रखी है पहले से ही। अब देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मोमेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइड बाय लेंथ। तो यहां पर देखेंगे दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ। प्रेशर को किससे डिवाइड करेंगे? लेंथ से डिवाइड करेंगे। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या थी? m1 l-1 t-2। उसको आप फर्दर लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो m1 l-2 t-2। तो ये आपकी प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशंस हो गई। इसके बाद आपका आता है रिलेटिव डेंसिटी। तो भैया रिश्तेदारों से तो भगवान बचाए। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ध्यान से देखते हैं। यहां पर हम रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। किसी भी डेंसिटी को दूसरी डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस, इट हैज नो डायमेंशंस। आई थिंक सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दो डायमेंशंस जो हमारी पीछे छूट गई थी उसको हम कवर अप कर लेते हैं यहां पर। तो भाई मैं तो आपको ये कहूंगा कि अपने खाली टाइम में इस वीडियो को लगा के और हेडफोन लगा के इसको सुनते रहो बार बार। जितनी बार आप इस वीडियो को सुनोगे ना, ये उतना आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो डायमेंशंस रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। डायमेंशंस रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। तो भाई ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो डायमेंशंस हैं उसमें सबसे पहले आती है एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है ध्यान से सुनेंगे। एस्केप वेलोसिटी है तो एक स्पीड ही, भले ही उसका काम बहुत ही अलग है, बट है तो एक तरह की स्पीड, एक तरह की वेलोसिटी। ठीक है,
तो भाई ये आपका जो डायमेंशंस है LT-1 ही रहेंगी। नाम बड़ा कर देने से डायमेंशंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कर दिया, भाई वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो रहेगी तो स्पीड ही ना, रहेगी तो वेलोसिटी, तो L1T-1। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन जी थे, उनके नाम पे रखा गया कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय मास का स्क्वायर। तो अगर आप इससे इसको डील करेंगे G इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, तो यहां से आपका आंसर निकल के आएगा m-1 L3T-2। ठीक है, सॉल्व करके इसको देखना, आंसर आ जाएगा m-1 L3T-2। तो ये वन ऑफ दोज डायमेंशंस है जहां पर कि आपका मास नेगेटिव में आता है। मोस्टली जो आपके डायमेंशंस है उनमें मास पॉजिटिव की पावर ही रहती है, यहां पर मास में नेगेटिव पावर आ रही है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। तो अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड को मास से डिवाइड कर देंगे, मतलब फील्ड बेसिकली फोर्स है, फोर्स डिवाइड बाय मास, तो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1T-2। इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे मास से, तो भाई मास से मास तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया, L1T-2। और नोट करने वाली बात यह है कि यही सेम डायमेंशन एक्सेलरेशन की भी तो होती है, यही सेम डायमेंशन एक्सेलरेशन की भी तो होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन। हालांकि मैं अभी एक सेट ऑफ क्वांटिटीज दूंगा जिसके अंदर की डायरेक्ट आपको पता लगेगा कि भाई ये क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम रहती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है, ठीक है ध्यान से देखेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल होती है वर्क डन पर यूनिट मास। अगर आप वर्क की डायमेंशन को मास की डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए यहां पर m1 L2T-2 डिवाइड बाय मास, तो ये हो जाएगा आपका m0, यानी कि मास तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, L2T-2। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डायमेंशन किससे मैच करती है, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर। आंसर इज वेलोसिटी का स्क्वायर, L1T-1 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं डायमेंशंस रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां से वो बच्चे फोकस करना शुरू करें जो ड्रॉपर्स हैं या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस पर फोकस करें, ये पार्ट सबका वीक रहता है। ध्यान से यहां पर देखेंगे, डायमेंशंस रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। अब यहां पर आती है सबसे पहले एंथैल्पी। ये थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में एंटर कर गए, पर फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंथैल्पी की डायमेंशन क्या होगी। एंथैल्पी इज इक्वल्स टू हीट होता है, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट की डायमेंशन क्या होगी, m1 L2T-2। जो एंथैल्पी है वो बेसिकली हीट के बराबर ही तो होती है, और हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एंट्रोपी, एंट्रोपी बेसिकली क्या होता है, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। ध्यान से देखेंगे, एनर्जी को टेम्परेचर से डिवाइड करोगे, m1 L2T-2 और K इनवर्स आ जाएगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, हीट पर यूनिट मास, हीट पर यूनिट मास।
तो अगर आप हीट पर यूनिट मास को डिवाइड कर देते हैं, मतलब हीट को मास से डिवाइड कर देते हैं, तो m कैंसिल हो जाएगा, L2 T-2 इसकी डायमेंशन आ जाएगी। इसके बाद हम चल लेते हैं जल्दी से स्पेसिफिक हीट पर। स्पेसिफिक हीट जो होता है दैट इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। तो हीट डिवाइड बाय मास इनटू टेम्परेचर, यानी कि हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर की 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है 1 किलो सब्सटेंस का, तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए? तो हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। तो भाई हीट को जब मास से डिवाइड करोगे तो मास तो कैंसिल ही हो जाएगा, और टेम्परेचर से भी डिवाइड करोगे तो इसकी डायमेंशन आएगी L2 T-2 K इनवर्स। तो इस वीडियो के आप प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको हेल्प करेंगे पेपर से पहले डायमेंशंस को क्विकली रिवाइज करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक डायमेंशंस के ऊपर, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को निकालने के लिए आपको इक्वेशन तो याद ही होगी, PV इज इक्वल्स टू NRT। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम तो वर्क होता है। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है? वर्क। So it work divided by N into temperature is equals to R। तो वर्क की डायमेंशंस आपको पता ही होंगी, M1 L2 T-2। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स तो मोल हो गया, और टेम्परेचर की होती है K, तो इसकी डायमेंशन हो गई M1 L2 T-2 K इनवर्स मोल इनवर्स। M1 L2 T-2 K इनवर्स और मोल इनवर्स। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। नेक्स्ट इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर दैट मींस M1 L2 T-2 और K इनवर्स। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज स्टीफन्स कांस्टेंट। ये कुछ ऐसे छुपे रुस्तम होते हैं जो सीधा कॉम्पिटिटिव पेपर के अंदर ही नजर आते हैं। ठीक है, CBSE में कोई नहीं पूछता। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन, स्टीफन्स कांस्टेंट की डायमेंशन, एक और भी आएगा सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन। तो भाई स्टीफन्स कांस्टेंट की जो स्टीफन्स कांस्टेंट बेसिकली होता क्या? इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय टेम्परेचर रेज टू पावर 4। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टेम्परेचर रेज टू पावर 4, ये होता है आपका स्टीफन्स कांस्टेंट। तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आती है दैट इज M1 L0 T-3 K-4। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर एक आता है सोलर कांस्टेंट। इसको भी ध्यान से देखेंगे। ये सब ऐसे कांस्टेंट्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली पेपर में नीट वगैरह जेई मेंस वगैरह में दिखाई देंगे, CBSE में कोई नहीं पूछता। तो सोलर कांस्टेंट क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। तो भाई इसकी डायमेंशन हो जाएगी M1 L0 T-3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे जल्दी से डायमेंशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे।
डायमेंशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए, सबसे पहली बात तो भाई चार्ज की डायमेंशन क्या है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ज को हमने बेसिक क्वांटिटी नहीं माना। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, करंट इनटू टाइम। तो भाई चार्ज की डायमेंशन होती है 80। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स पर यूनिट मास होता था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो भाई फोर्स हो जाएगा आपका m1 L1 T माइनस 2 और 80 से उसको डिवाइड कर देंगे m1 L1 T माइनस 3 और यहां पर A माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इट इज फोर्स, सॉरी इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस इज वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, सो इट इज m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। वर्क की डायमेंशन को चार्ज की डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। आई थिंक सबको यहां तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज V by I। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन को करंट की डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या बचेगा, m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, इन तीन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो मैं आपको करा रहा हूं रेजिस्टेंस, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए V by I, और इसकी डायमेंशन हो सके तो याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इस वीडियो के अगले पार्ट में जब ये वीडियो एंड होने वाला होगा तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको कराऊंगा जिसके अंदर LRC के बारे में हम बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो क्योंकि आपको C, L और R इनकी डायमेंशंस कभी याद नहीं होती। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होती हैं तो फिर मैं आपके लिए बेटर सजेस्ट करूंगा कि आप इन वाले मेथड्स को यूज करें। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो ये आपकी रेजिस्टेंस की डायमेंशन होगी। अब वीडियो को ध्यान से फोकस करके देखना। नेक्स्ट मैं आपको डायमेंशन करा रहा हूं, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, जैसे आपको फॉर्मूला पता होगा R इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक है, तो यहां से हम देखा इसको कन्वर्ट करें तो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशंस थी m1 L2 T माइनस 2, लेट मी चेक रेजिस्टेंस की डायमेंशंस जो थी, दैट इज m1 L3 m1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 2। इसको एरिया की डायमेंशन से डिवाइड कर, एरिया की डायमेंशन से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड, तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस अगर आपको निकालनी आती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायमेंशंस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, आप पेपर में तैयार करके गए थे रेजिस्टिविटी और पेपर वालों ने पूछ लिया कंडक्टिविटी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दो। सो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, उल्टा कर दो इसको, तो इसकी जो डायमेंशंस होंगी ये आपकी रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस थी और कंडक्टिविटी की डायमेंशन सारी उल्टी कर दो, m माइनस 1 L माइनस 3 T3 और 8 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर
कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। इसी तरह से अगर आपसे कोई कंडक्टेंस की डायमेंशन पूछ ले तो घबराने की कोई बात नहीं है। कंडक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो आपकी रेजिस्टेंस की डायमेंशन थी उनको बिल्कुल उल्टा कर दो, m -1 l -2 t 3 और a 2 हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टेंस। अब हम चलेंगे कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। इन दो चीज की डायमेंशंस निकालनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। मोस्टली बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर याद कैसे रखें। कैपेसिटेंस की वैसे तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि भाई Q बाई V। अगर आपको V याद रहता है और Q याद रहता है तो उसको पुट कर दो, लेकिन मोस्टली बच्चों को याद ही नहीं रहता। यहां पर हम एक रिलेशन यूज करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q² बाय 2C। ये रिलेशन अगर आपको याद है, एनर्जी इज इक्वल्स टू Q² बाय 2C, ये मोस्टली बच्चों को याद होता है। तो इसको मॉडिफाई करके हम क्या करेंगे? C की डायमेंशन निकाल लेंगे। C इज प्रोपोर्शनल टू Q² डिवाइड बाय एनर्जी। ठीक है, C की डायमेंशन ऐसे क्या हो जाएगी? Q² डिवाइड बाय एनर्जी। तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो डायमेंशंस आएंगी, देखिए चार्ज की डायमेंशन 80, तो ये हो जाएगा a² t²। और एनर्जी की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? m1 l2 t-2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका पूरा आंसर क्या आएगा? m-1 l-2 t4 और a²। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको कैपेसिटेंस की डायमेंशन याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी डायमेंशन दे रहा हूं जिसमें ना तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करना पड़ेगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना पड़ेगा। सिंपल आपको एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू Q² बाय 2C होता है। इसको याद कर लो। C को इधर ले जाओ, U को नीचे ले जाओ। Q होता है चार्ज होता है 80, और जो आपकी एनर्जी है दैट इज m1 l2 t-2। तो सॉल्व करके आप इंस्टेंटली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे इस ट्रिक को अच्छे से। अब देखते हैं कैपेसिटेंस की बजाय अगर हम कैपेसिटेंस की बजाय इंडक्टेंस पे फोकस करें कि भाई इंडक्टेंस की किस तरीके से डायमेंशंस निकलेंगी। तो इंडक्टेंस की डायमेंशन निकालने के लिए भी मैं आपके पास एक ऐसा ही ट्रिक लेके आया हूं। इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज ½ Li²। इस बात का ध्यान रखेंगे, U इज इक्वल्स टू ½ Li² होता है। तो L यहां पर क्या हो जाएगा? एनर्जी डिवाइड बाय करंट का स्क्वायर। तो दैट इज m1 l2 t-2 डिवाइड बाय a²। तो सॉल्व करके आपके पास जो आंसर बचेगा दैट इज m1 l2 t-2 और a⁻²। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कुछ और क्वांटिटीज जिनकी आपको डायमेंशंस अच्छे से आनी चाहिए। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, परमिटिविटी, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो होता है इसको हम स्मॉल के से लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट स्मॉल के से लिखते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है आपका, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय चार्ज का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2 और r² l² हो गया डिवाइड बाय a² t²। तो सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा? m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -4 a की पावर -2। अगर ये आपको याद हो जाता है या ये मेथड आपको समझ में आ गया है तो भाई परमिटिविटी
परमिटिविटी जो होता है दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है। अब के और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, यानी कि के और एप्सिलॉन के अंदर इनवर्स रिलेशन है। तो एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या आएंगी, इसका उल्टा कर दो, m-1 l-3 t4 और a 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये परमिटिविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और परमिटिविटी, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरफ। थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए। जनरली आप देखेंगे कि जो और जो चैनल्स हैं उन पे जो वीडियोस होते हैं जनरली 3 से 4 घंटे के होते हैं, किसी भी एक टॉपिक को कवर करने के लिए वो 3 से 4 घंटे लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। जो मेहनती बच्चा है वो पूरा वीडियो विद क्वेश्चन सब कुछ देखता है। बट मेरे पास कई बच्चों ने बोला कि सर वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम रखना, क्योंकि कई बार बच्चे लेंथ देख के ही छोड़ देते हैं वीडियो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पूरा फोकस करेंगे, हर एक इसको पार्ट्स में देखिए। आज आपने आधा घंटा देख लिया, कल आधा घंटा देखिए, परसों अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं टाइम है तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि डायमेंशंस और परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जहां आपको वर्ड रिलेटिव दिख जाए ना, वो डायमेंशनलेस ही होता है, ठीक है। क्योंकि परमिटिविटी की डायमेंशन से परमिटिविटी की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, सो इट इज डायमेंशनलेस। आई थिंक ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास, दैट इज करंट एलिमेंट। ये आपका मैग्नेटिज्म में आता है, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट होता है आइडियल, यानी कि आपको करंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपके लिए करंट की डायमेंशन a और लेंथ की डायमेंशन l, तो a1 l1, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। तो करंट होता है A और ये L², एरिया इज L²। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज बेसिकली NIA, दैट इज AL²। चलिए चौक गिर गया, इसको उठा लेते हैं। तो दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां तक हमने आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो डायमेंशंस थी वो कवर करने की कोशिश करी। चलिए एक और देखते हैं, पोल स्ट्रेंथ। ये भी आपको कई बार नहीं पता होती कि पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ, या मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशंस जो भी हमने निकाली थी, NIA, दैट इज L का स्क्वायर इंटू A डिवाइड बाय लेंथ। तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, LA के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू LA। अब जो है यहां पर हम देखते हैं परमिएबिलिटी की डायमेंशंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन, जैसे परमिटिविटी की हमने करी थी वैसे हम परमिएबिलिटी की भी करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक रिलेशन बता रहा हूं जो मोस्टली बच्चों को पता भी होगा। F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय R इंटू लेंथ, ठीक है। ये आपको याद होगा
फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो यहां से आप इसको म्यू नॉट को चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा F इंटू आर डिवाइड बाय करंट का स्क्वायर इंटू लेंथ। तो बेसिकली आपको इसे फोर्स की डायमेंशन को करंट की डायमेंशन से आपको करंट के स्क्वायर की डायमेंशन से आपको डिवाइड करना है, बिकॉज आर की डायमेंशन तो एल की डायमेंशन से कैंसिल हो जाएगी। सो इट इज m1 l1 t-2 डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो आंसर जो आपका निकल के आएगा दैट इज m1 l1 t-2 और यहां पर आ जाएगा a-2। दिस आर द डायमेंशंस ऑफ परमिएबिलिटी। चलिए अब वीडियो बनाते बनाते मेरे भी कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, बट कोई बात नहीं। अब तो आपका मेन काम शुरू होगा, अब हम कॉम्पिटिटिव लेवल का मेन काम शुरू करेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। सेट ऑफ क्वांटिटीज हैविंग same dimensions, set of quantities having same dimensions। तो भाई चौक कहाँ गया? चौक रहा ये हमारे पास। देखिए सेट ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, ध्यान से सुनेंगे। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन सब की डायमेंशन जो होती है ना वो सेम होती है। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे यहां से। फिर देखेंगे लेटेंट हीट, इसके बाद ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हमेशा सेम होती है इनकी डायमेंशन। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। देन इज योर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके बाद जो है ना फोर्स, वेट, थ्रस्ट, और थ्रस्ट के साथ एनर्जी ग्रेडियंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ग्रेडियंट, इनकी डायमेंशंस जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट, और थर्मल कैपेसिटी। इन सब की डायमेंशंस आपकी सेम रहती है। जो बच्चे स्किप करके डायरेक्टली इस पॉइंट पर आए हैं वो अगर इनमें से किसी भी डायमेंशन में कंफ्यूजन है तो वीडियो में पीछे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है। हालांकि मैंने थंबनेल में साफ साफ लिख दिया था कि भाई इसको 1 घंटा स्किप करके आप देख सकते हैं, जो जिन बच्चों को आपको प्रॉपर डायमेंशंस आती हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वांटिटीज कौन सी हैं, सारे बच्चे नोट करेंगे इसको। देखिए ये जो क्वांटिटीज लिखी हुई थी इनको नोट कर लेंगे अच्छे से।
ये तो मैंने आपको 5 सेट्स दिए, अभी ऐसे बहुत सारे हैं, ध्यान से देखेंगे। सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट। सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट किससे मैच करता है? एंगुलर मोमेंटम से। और फिर जो है आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ये किससे मैच करता है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट से। ठीक है, इसके बाद जो आपका मैच करता है दैट इज वर्क, टॉर्क, एनर्जी, ये आपस में मैच करता है। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं आपको बता चुका हूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसके बाद जितने भी आपके मॉडुलस थे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और ये सब मैच करते हैं आपस में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे, अभी भी खत्म नहीं हुआ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखिए ये है आपका इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और उससे रिलेटेड जो आपका इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सी आर यानी कैपेसिटेंस इंटू रेजिस्टेंस, एल बाय आर और अंडर रूट एल सी, इन सब की एक ही डायमेंशन होती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो इन सब की एक ही डायमेंशन होती है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ दोबारा से, शायद इस पॉइंट में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। देखिए, जो आपका C इंटू आर था, अगर हम कैपेसिटेंस की इसको कैपेसिटेंस की डायमेंशन को अगर हम इससे कर दें रेजिस्टेंस की डायमेंशन, तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन होती है M-1 L-2 T4 और A²। ठीक है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेजिस्टेंस की डायमेंशन से, रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? M1 L2 T-3 और A-2। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, तो देखो m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, और यहां पर जो है ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? t की पावर 1 बचेगी, यानी कि इट इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, ये टाइम के बराबर हो जाएगा। अगर मैं L बाय R की डायमेंशन निकालता हूं, तो L होता है आपका इंडक्टेंस, दैट इज M1 L2 T-2 और A-2। तो यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इट विल बी M1, इट विल बी M1 और रेजिस्टेंस के लिए जो है L2 T-3 और A-2। तो इसको सॉल्व करके इसको डिवाइड करेंगे तो M1 से M1, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से आंसर आपका क्या बचेगा? टाइम के बराबर। ठीक है, इट इज अगेन इक्वल टू टाइम। तो देखिए CR और L बाय R दोनों की जो है वो किसके बराबर आ रहे हैं? टाइम के बराबर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अंडर रूट LC के बारे में। ठीक है, देखो ये आपको रिलेशन याद होगा, F रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम की जो डायमेंशन है वो अंडर रूट LC के ही तो बराबर आएंगी,
यानी कि तीनों की डायमेंशंस जो है ना वो टाइम के बराबर आ रही है। तो C इंटू आर, L बाय आर और अंडर रूट LC जो है ना, ये इन सब की डायमेंशन किसके बराबर आएंगी? टाइम के बराबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सेट्स थे, जो कुछ सेट ऑफ क्वांटिटीज थी जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए थी। अब यहां पर हम देखेंगे कि भाई एप्सिलन नॉट, म्यू नॉट और सी में क्या रिलेशन है। देखो C इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलन नॉट म्यू नॉट होता है। तो यहां से इस रिलेशन को जरा सा मॉडिफाई करेंगे। सो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 अपॉन म्यू नॉट रूट म्यू नॉट एप्सिलन नॉट की डायमेंशन क्या है, तो सिंपल यहां पर L1 T-1 हो जाएगी। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लेते हैं, लेट से म्यू नॉट एप्सिलन नॉट को मैं इधर ले आया और इसको मैंने 1/c कर दिया, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L-1 T हो जाएगी। अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलन नॉट 1/c² हो जाएगा। अब ऊपर वाले का स्क्वायर कर देंगे, L-2 और T का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिलेशन, इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डायमेंशंस थी। अब हम यहाँ पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती या ऐसी क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। सबसे पहले आपका रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेन, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बाद आपका आता है एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इसके बाद आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है इसका, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, नेक्स्ट इज योर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये आपके यहाँ पर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज की लिस्ट है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको नोट भी कर लेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट इज योर इंपॉर्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ऐसे कौन से कांस्टेंट्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। इन सब की डायमेंशंस में डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डायमेंशनल कांस्टेंट। जिन बच्चों को इसकी डायमेंशंस नहीं आती है, वीडियो में स्टार्टिंग में जाएं और इनकी डायमेंशंस देख लें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक लिस्ट बता रहा हूँ कि भाई ये क्वांटिटीज आपको एज अ डायमेंशनल कांस्टेंट तो याद होनी ही चाहिए। जिनको इसकी डायमेंशन नहीं आती है, वीडियो में पीछे जाए, रिवाइंड करें और देख ले जाके इसकी डायमेंशंस, ठीक है। तो लिस्ट में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसके बाद स्टीफन्स कांस्टेंट, अभी हमने इसको डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, बस वो एक लिस्ट बना ले कि ये कांस्टेंट आपको याद होने चाहिए। देन इट इज रेडबर्ग कांस्टेंट, then we get universal gas constant, then we will have propagation constant, okay, Boltzmann constant, ठीक है, और कौन सा रह गया, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट तो रह ही गया, दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो भाई ये आपके कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ डायमेंशंस के बारे में। चलो चौक चेंज कर लेते हैं, टाइम टू हैव अ न्यू चौक। चलिए यहाँ फोकस करेंगे अब हम कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट बातें डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर। तो भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्दी ही, जिसके अंदर की हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डायमेंशंस के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डायमेंशंस ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसके बारे में, इट इज पॉसिबल टू हैव यूनिट्स, it is possible to have units without dimension. It is possible to have units without dimensions, यानी कि ऐसा हो सकता है कि भाई किसी चीज की यूनिट्स तो हो पर उसकी डायमेंशंस ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एंगल की कोई भी जो है डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी यूनिट होती है रेडियन। रेडियन छोड़ो और बहुत होती है, डिग्री, मिनट, सेकंड, बहुत तरह की होती है। तो एंगल इज अ क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है पर उसकी यूनिट्स होती है। दूसरी बात, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई हाउ टू डील विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ वेरियस फंक्शंस। तो भाई द फॉलोइंग, द आर्ग्यूमेंट ऑफ following functions, the argument of following functions are डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी हमेशा हमेशा डायमेंशनलेस होंगे। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। इन सब के आर्ग्यूमेंट में जो है ना, इन सब के आर्ग्यूमेंट में क्या होता है,
जो हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटीज ही आती है, यानी कि अगर ई के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, लॉग के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, वो हमेशा डायमेंशनलेस होगा। और इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस और नीट में आते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री के तो आर्ग्यूमेंट में एक एंगल होगा और एंगल इज डायमेंशनलेस, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के आर्ग्यूमेंट में कुछ भी लिखेंगे तो वो हमेशा डायमेंशनलेस होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, आप सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड which have same dimension। जिन फिजिकल क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन होती है उन्हीं को ही ऐड किया जाता है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली आप एनर्जी में एनर्जी ही तो ऐड करते हो ना, ठीक है। बेसिकली आप एनर्जी में एनर्जी ही तो ऐड करते हो, तो टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि आप सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को ही माइनस या ऐड कर सकते हो। आगे देखते हैं, a dimensionally correct relation may or may not be practically correct। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप किसी रिलेशन की दोनों तरफ से डायमेंशन इक्वल प्रूव कर दें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो कहीं फिट बैठता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। ये आप इसको डायमेंशनली तो इक्वल प्रूव कर दोगे, डायमेंशनली करेक्ट है, बट प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। इसकी जो प्रैक्टिकली ये जो है सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो रिलेशन प्रैक्टिकली करेक्ट होगा वो हमेशा डायमेंशनली तो करेक्ट होगा ही होगा। अब प्रैक्टिकली करेक्ट रिलेशन will always be डायमेंशनली करेक्ट। जो प्रैक्टिकली करेक्ट रिलेशन होगा वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट डायमेंशंस, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा डायमेंशन से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो के अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अगला वीडियो जो आने वाला है ना वो डायमेंशंस के क्वेश्चंस पे आने वाला है। हम कम से कम भी 30 to 40 और इवन 50 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं उस एक वीडियो के अंदर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं और वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम को, मतलब आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपकी कोई भी सजेशन, कोई इंप्रूवमेंट के लिए या कुछ और सजेशन, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।